एक बार की बात है, एक गांव में राधिका नाम की एक औरत रहती थी। राधिका अपने पति किशोर के साथ रहती थी। राधिका भी गर्भवती थी, इसलिए राधिका का पति राधिका की बहुत देखभाल करता था और उसकी सारी जरूरतों का ध्यान रखता था। कुछ दिनों के बाद राधिका एक सुंदर सी लड़की को जन्म देती है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी, जिसे देखकर सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। राधिका की बेटी की प्रशंसा का कारण ये था कि राधिका की बेटी के बाल बहुत ही घने, घुंघराले और काले थे, जो कि बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत ही सुंदर दिखाई देते थे। इसके चलते गांव के सभी लोग राधिका की बेटी को बहुत प्यार करते थे। एक दिन राधिका अपने पति किशोर से बात करती है। सुनो जी, हमें अपनी बेटी का नाम अब कुछ रखना चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी बेटी का नाम क्या रखें, उसे किस नाम से बुलाएं? जब से ये हमारी जिंदगी में आई है, तब से इसने सभी का दिल जीत लिया है। क्यों ना इसका नाम हम रानी रखें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये नाम बिल्कुल ठीक रहेगा। कितना सुंदर है ये। अब हम इसको इसी नाम से बुलाएंगे। अब उस दिन से राधिका अपनी बेटी का नाम रानी रख देती है। सभी लोग उसे रानी के नाम से बुलाते हैं। रानी बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह सुंदर थी, इसलिए उस पर रानी नाम बहुत जचता था। अब रानी थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन रानी के बाल रानी से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे। रानी के बालों की लंबाई बहुत ज्यादा थी। उसके बाल बाकी सभी बच्चों के मुकाबले काफी सुंदर और लंबे थे। इस वजह से वो दिखने में और सुंदर लगती थी। देखते ही देखते रानी 15 वर्ष की हो जाती है। रानी के साथ साथ उसके बाल भी बहुत बढ़ गए थे। एक दिन रानी के माता पिता आपस में बातें करते हैं। सुनो जी, हमारी रानी अब बड़ी हो गई है और साथ ही साथ हमारे घर के खर्चे भी बढ़ गए हैं। स्कूल का खर्चा, किताबों का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा और पता नहीं क्या क्या। मुझे लगता है अब हमारा ये खर्चा बढ़ गया है, जो अब पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या मुझे भी कुछ काम करना चाहिए? अगर मैं काम करूँगी तभी हम अपनी बेटी की अच्छे से परवरिश कर पाएंगे और अपने घर को अच्छे से संभाल पाएंगे। लेकिन राधिका, तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती और तुम इस हालत में भी काम करना चाहती हो। लेकिन कुछ नहीं, मैं सिलाई का काम आज से ही शुरू करने जा रही हूँ। राधिका अपने घर का खर्चा चलाने के लिए और अपने पति की मदद करने के लिए घर में ही सिलाई का काम करने लगती है। धीरे धीरे दोनों पति पत्नी अब इस काबिल हो गए थे कि वो अपनी बेटी और अपने घर का खर्चा अच्छे से चला पा रहे थे। लेकिन अभी भी वो अपने घर की मरम्मत नहीं करवा पा रहे थे। एक दिन राधिका बाजार से कुछ सामान खरीदने जा ही रही होती है कि तभी रानी सामने आ जाती है और कहती है, माँ, मुझे भी बाजार जाना है, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? अरे बेटी, तुम अगर बाजार जाओगी तो तुम बहुत थक जाओगी। तुम घर पर ही रहो और आराम करो। मैं यूँ गई और यूँ आई। नहीं माँ, मैं नहीं थकूंगी, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो ना, प्लीज माँ। अच्छा ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ। राधिका रानी को अपने साथ बाजार लेकर चली जाती है और बाजार से अपनी जरूरत के सभी सामान खरीद लेती है। तभी रानी की नजर एक सुंदर से सफेद खरगोश के ऊपर जाती है, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। ये देखने के बाद रानी अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे ये खरगोश चाहिए। लेकिन बेटी, हमें खरगोश की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ, मुझे ये खरगोश चाहिए। अपनी बेटी की जिद के आगे राधिका की एक नहीं चलती और वो बाजार से वो खरगोश खरीद लेती है। फिर वो खरगोश लेकर अपने घर पहुँच जाती है। घर पहुंचकर रानी अपने खरगोश के साथ खेलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रानी के इतने लंबे बाल देखकर राधिका किशोर से कहती है,
रानी के बाल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। देखो, फर्श पर लहरा रहे हैं। क्यों ना हम इसके बाल थोड़ा काट दें ताकि उसके बाल खराब ना हो और फर्श पर टच भी ना हो। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम इसके बाल काट दो। ये अभी बहुत छोटी है और इसके बाल उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। थोड़े ही दिन में इससे 2 गुना रानी के बाल और बढ़ जाएंगे। अपने पति की बात मानकर राधिका अपनी बेटी के बाल काट देती है। बाल काटने के बाद वो फर्श पर गिर जाते हैं। फर्श पर गिरते ही वो बाल सोने में बदल जाते हैं। ये सब होता देख राधिका और किशोर के होश ही उड़ जाते हैं। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? इसके बाद राधिका दोबारा से अपनी बेटी के बाल काटना शुरू कर देती है और वो कटे हुए बाल दोबारा से सोने में बदल जाते हैं। ये देखकर राधिका और किशोर ये समझ जाते हैं कि रानी कोई आम लड़की नहीं है बल्कि कोई जादुई लड़की है। ये सब छुपाने के लिए राधिका अपनी बेटी की चोटी बना देती है ताकि किसी को भी ये रहस्य पता न चले। फिर किशोर उन बालों को बाजार में बेच देता है और वो बेचने के बाद उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। उन पैसों से वो अपने घर को बदल लेते हैं और उसकी मरम्मत करा लेते हैं और घर को बहुत ही आलीशान बनवा लेते हैं। जब भी उन्हें कुछ पैसों की जरूरत होती तो वो अपनी बेटी के कुछ बाल काट लेते थे। कुछ ही दिनों बाद राधिका और किशोर की जिंदगी बदल जाती है। वो एक बड़े से घर में रहने लगते हैं। ये देख आस पड़ोस के लोग राधिका से जलने लगते हैं। उनके घर के बाहर खड़े होकर वो आपस में बातें करते हैं। एक दिन राधिका के घर के बाहर 2 अजीब व्यक्ति खड़े होते हैं जो राधिका को बाल काटते हुए देख लेते हैं। वो देखते हैं कि किस तरह रानी के कटे हुए बाल सोने के रूप में बदल रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है जो ये इतनी जल्दी इतने अमीर हो रहे हैं। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मैं समझ गया हूँ कि ये रानी कोई आम लड़की नहीं है। इसके बाल जादुई बाल हैं। इसके बाल काटते ही वो सोने के रूप में बदल जाते हैं। मुझे भी अमीर होना है। क्यों ना हम इसे किडनैप कर ले। इसे किडनैप करने के बाद हम बहुत अमीर हो जाएंगे, वो भी हमेशा के लिए। इतना सोचकर रात के समय मौका देखकर वो दोनों राधिका के घर में घुस जाते हैं और रानी के कमरे में पहुंच जाते हैं। उनमें से एक रानी को सोता देख उसके मुंह पर हाथ रख देता है। जैसे ही वो रानी के मुंह पर हाथ रखता है, रानी को एहसास हो जाता है और वो उस आदमी का हाथ काट लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रानी की आवाज सुनकर उसके माता पिता उठ जाते हैं। वो देखते हैं कि रानी के कमरे में 2 आदमी हैं जिन्होंने रानी को उठा रखा है, लेकिन उन्होंने मास्क पहना हुआ है और वो रानी को उठाकर बाहर की तरफ ले जा रही हैं। उन दोनों को पकड़ने के लिए रानी के माता पिता उन दोनों का पीछा करते हैं। तभी वो आदमी उसके माता पिता को पीछा करते हुए देख लेते हैं और वो दोनों आदमी कहते हैं, वहीं खड़े हो जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं इस बच्ची की जान ले लूंगा। चोरों की ये बात सुनकर राधिका और किशोर डर जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते। तभी कमरे से खरगोश बाहर आ जाता है और रानी के आगे खड़ा हो जाता है और वो खरगोश थोड़ी ही देर में एक सुंदर परी के रूप में बदल जाता है। ये सारी घटना देख सभी लोग बहुत हैरान रह जाते हैं। तभी परी कहती है, मैं कहती हूँ इस लड़की को छोड़ दो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। परी को अपने सामने देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं और रानी को वहीं पर छोड़ देते हैं। रानी बहुत डरी हुई थी। रानी को छोड़ने के बाद उन दोनों आदमियों की याददाश्त परी मिटा देती है और उन्हें वहाँ से भगा देती है। उन लोगों के जाने के बाद राधिका और किशोर परी से सवाल करते हैं
कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। आप एक परी है तो आप खरगोश के रूप में हमारे घर पर थी, पर क्यों? मैं यहाँ पर एक खरगोश के रूप में रानी की सुरक्षा के लिए आई हूँ। रानी कोई आम लड़की नहीं है, ये हमारे परी लोग की राजकुमारी सिंड्रेला परी है। राजकुमारी सिंड्रेला को एक इंसान के रूप में जन्म लेना था, तब उसने तुम्हारा परिवार चुना है जन्म लेने के लिए। पर उसने देखा कि तुम बहुत ही नेक दिल और ईमानदार लोग हो, तभी उसने सोचा कि ये हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेगी। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके लंबे बालों का क्या रहस्य है? राजकुमारी सिंड्रेला के पहले से ही बहुत लंबे बाल हैं और जादुई हैं। राजकुमारी सिंड्रेला अपने बालों को कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए इसने अपने बालों के साथ ही जन्म लिया है। इसकी अब सभी जादुई शक्तियाँ खत्म हो गई हैं, लेकिन इसके बालों की जादुई शक्तियाँ अभी जिंदा हैं। हम राजकुमारी सिंड्रेला को अपने साथ परी लोक में नहीं रख सकते, इसलिए मैं यहाँ पर इसकी रक्षा करने आई हूँ और मैं हमेशा उसके साथ ही रहूँगी और ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। परी की ये बात सुनकर किशोर और राधिका बहुत खुश हो जाती हैं और उसके बाद से किशोर राधिका अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं और वो हमेशा अपनी बेटी के जादुई बालों का राज छुपा कर रखते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक अच्छी जादूगरनी रहती थी। वो हमेशा गरीब लड़कियों की मदद किया करती थी, लेकिन जादूगरनी इस बात का पता किसी को नहीं चलने देती थी। फिर एक दिन जादूगरनी एक जादुई लहंगा तैयार करती है। उसके बाद जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी से उस लहंगे को फटा और पुराना बना देती है। अब मैं इस जादुई लहंगे को कचरे की पेटी में फेंक दूंगी। उसके बाद इस लहंगे को कोई बहुत ही गरीब और जरूरतमंद लड़की उठा लेगी। इतना कहकर जादूगरनी उस जादुई लहंगे को एक कचरे की पेटी में फेंक कर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद सुनीता नाम की एक भीख मांगने वाली लड़की वहाँ से गुजरती है। तभी उसकी नजर उस लहंगे पर पड़ती है। अरे ये लहंगा यहाँ कचरे की पेटी में कौन फेंक कर चला गया? मैं इस लहंगे को उठा लेती हूँ। उसके बाद इसे सिलकर मैं इसे पहनना शुरू कर दूंगी। इतना कहकर सुनीता उस फटे हुए लहंगे को उठा लेती है और फुटपाथ के किनारे बैठकर सुई धागे से उस लहंगे को सिलकर उसे पहन लेती है। लेकिन तभी वो जादुई लहंगा सुनीता से बात करने लगता है। सुनो लड़की, मैं एक जादुई लहंगा हूँ। मुझे गरीब लड़कियों की मदद के लिए बनाया गया है। कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? उस लहंगे को बात करता हुआ देखकर सुनीता को बहुत आश्चर्य होता है। फिर वो उससे कहती है, देखो मेरी जिंदगी दुखों से भरी है, क्या तुम मेरी जिंदगी को आराम लायक बना सकते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना कहकर जादुई लहंगा वहाँ एक सुंदर घर प्रकट कर देता है और साथ ही ढेर सारे सुंदर कपड़े और कुछ पैसे भी सुनीता को दे देता है। ये सब पाकर सुनीता बहुत खुश होती है। उसके बाद सुनीता उस जादुई लहंगे को अपनी अलमारी में रखकर नए कपड़े पहनना शुरू कर देती है। इस तरह सुनीता के दिन बदल जाते हैं और वो मजे से अपनी जिंदगी जीने लगती है। लेकिन फिर एक दिन सुनीता बाजार में शॉपिंग कर रही थी कि तभी अचानक कावेरी नाम की एक लड़की की नजर उस पर पड़ती है। अरे ये तो वही भीख मांगने वाली लड़की है ना? लेकिन इतने सुंदर कपड़े पहनकर शॉपिंग मॉल में क्या कर रही है? हाँ कावेरी, तुम ठीक कहती हो। इसे तो मैंने कई बार अपने घर का बचा हुआ खाना दिया था। ये तो एक एक रुपए के लिए सड़कों पर घूम घूम कर भीख मांगा करती है, लेकिन अब तो इसका पूरा रूप ही बदल गया है। उसके बाद वो दोनों लड़कियाँ उत्सुकतावश सुनीता से बात करने उसके पास पहुँच जाती हैं।
अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो मेरे घर पर भीख मांगने आया करती थी। हाँ मैडम, मैं वही लड़की हूँ। लेकिन तुम इस महंगे मॉल में शॉपिंग कर रही हो, अचानक तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? मुझे सड़क के किनारे एक जादुई लहंगा मिला था, उसी लहंगे ने मुझे अमीर बनाया है। इतना कहकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। उस जादुई लहंगे की बात सुनकर दोनों लड़कियों के मन में लालच आ जाता है। फिर वो दोनों सुनीता का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच जाती हैं। और रात होते ही दोनों सुनीता के घर में घुसकर जादुई लहंगे को चुरा लेती हैं। लेकिन जैसे ही दोनों लड़कियां वहां से भागने लगती हैं कि तभी अचानक वो जादुई लहंगा एक चुड़ैल के रूप में बदल जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये लहंगा तो चुड़ैल बन गया। अब हम क्या करें? हाँ, तूने सही कहा, मैं एक चुड़ैल हूँ। अब मैं तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगी। नहीं चुड़ैल जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद हम दोबारा कभी चोरी नहीं करेंगे। इतना कहकर दोनों लड़कियां डर के वहाँ से भाग जाती हैं। उसके बाद वो लहंगा अपने असली रूप में आ जाता है। तभी सुनीता की नींद खुल जाती है। अरे यहाँ क्या हो रहा था? मुझे बहुत जोर से आवाज सुनाई दे रही थी। दो लड़कियां मुझे चुराने आई थी, लेकिन मैंने उन्हें डराकर यहाँ से भगा दिया। अब आज के बाद वो दोनों लड़कियां यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सुनीता की जिंदगी में फिर कोई परेशानी नहीं आती और वो बहुत ही ऐशो आराम से खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, जादुई फटे पुराने लहंगे की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा जादूगरनी की तरह बिना अपनी मदद का बखान किए हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल जियो छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। लाल नगर में सिमरन अपनी माँ कामिनी के साथ रहती थी। सिमरन बहुत ही नेक और एक ईमानदार लड़की थी। उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपने घर का गुजारा किया करती थी। एक बार की बात है, कामिनी अपने साथ सिमरन को भी अपनी मालकिन के घर लेकर जाती है, क्योंकि आज उनके घर पर एक फंक्शन हो रहा था, जहाँ पर सिमरन और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती हैं और खूब मस्ती करते हैं। अरे माँ, ये हो क्या रहा है? बेटा, आज मालकिन की बेटी रितु का जन्मदिन है, उसी की पार्टी है। माँ, ये जन्मदिन क्या होता है? आपने तो कभी ऐसे मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। मेरा जन्मदिन कब आएगा माँ? क्या मेरे जन्मदिन में भी इतने सारे लोग आएंगे? क्या मैं भी रितु की जैसे फ्रॉक पहनूंगी माँ? बताओ ना माँ, बोलो ना। बेटा, ये सब हमारी किस्मत में नहीं है, ये सब तो बड़े लोगों के लिए है, हम गरीब लोगों के लिए नहीं। हम गरीबों को तो एक वक्त की रोटी भी मिल जाए, हमारे लिए वही बहुत है। ऐसा क्यों है माँ? आखिर हम भी तो इनकी तरह इंसान है ना, फिर हम क्यों इनकी तरह अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते और मौज मस्ती नहीं कर सकते? उसके बाद सिमरन फूट फूट कर रोने लगती है। फिर सिमरन की माँ किसी तरह सिमरन को समझाकर उसे घर लेकर जाती है, लेकिन सिमरन के दिमाग में यही सब चलते रहता है और फिर वो सोचते सोचते अकेले ही जंगल में चली जाती है और जोर जोर से रोते हुए कहती है, आखिर हम इतने गरीब क्यों है ऊपर वाले? क्यों रितु के माँ बाप के पास ही पैसा है? क्या सिर्फ अमीर लोगों को ही खुश रहने का हक है? काश मेरे भी पापा जिंदा होते तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। सिमरन
ऐसा कहकर रो ही रही थी कि तभी उधर से टिमटिम परी आ रही होती है और वो सिमरन को यूँ उदास देखकर उससे पूछती है, अरे सिमरन, तुम इतनी उदास क्यों हो? बताओ क्या हुआ? सिमरन अचानक परी को देखकर डर जाती है और डरते डरते सिमरन परी से पूछती है, आप कौन हो और क्यों मेरे पास आई हो? सिमरन डरो नहीं, मैं एक परी हूँ। मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने तुमको यहाँ उदास देखा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। बताओ ना क्या बात है? परी जी, आखिर हम गरीबों के साथ ही इतनी नाइंसाफियाँ क्यों होती है? क्यों हम अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छा खाना नहीं खा सकते? ऐसा क्यों है परी जी? बस इतनी सी बात से उदास नहीं होते सिमरन। ये लो जादुई परियों वाली फ्रॉक। और हाँ, ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है। तुम इस जादुई फ्रॉक से जो कुछ भी मांगोगी, ये जादुई फ्रॉक तुम्हें सब कुछ दे देगा। जादुई फ्रॉक देखकर सिमरन बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी वो जादुई फ्रॉक लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर जैसे ही वो जादुई फ्रॉक पहनती है तो वो बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। खुद को आईने में देखकर वो बोलती है, अरे वाह, परी की बात तो बिल्कुल सच निकली। मैं तो एकदम खूबसूरत हो गई हूँ, बिल्कुल परी की तरह। फिर सिमरन अपने जादुई फ्रॉक से कहती है, हे जादुई फ्रॉक, मुझे एक अच्छा सा घर चाहिए। तभी उसके सामने एक खूबसूरत सा घर बनकर तैयार हो जाता है। अब सिमरन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर सिमरन अपनी माँ को सारी बात जाकर बताती है, जिससे उसकी माँ भी बहुत खुश हो जाती है। सिमरन उस जादुई फ्रॉक को पहनकर बाहर निकलती है और अपनी सहेलियों को दिखाने लगती है। श्रुति, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। लेकिन रातों रात ये सब कुछ तुम्हारे पास कैसे आ गया? तुम्हें ये फ्रॉक किसने दिया है? ये तो बताओ। अरे वो सब छोड़ो, अब मैं पहले की तरह गरीब नहीं रही। आज शाम को मेरे घर पर पार्टी है, तुम सबको मेरे घर पर आना है। क्या पार्टी? वो भी तुम्हारे घर पर? तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना? आज शाम को मेरे नए वाले घर पर आ जाना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। शाम को सिमरन की सहेलियाँ सिमरन के नए वाले घर को देखती हैं, तो वो सब चौंक जाती हैं और उस घर में जब जाती हैं, तो पार्टी की तैयारियों को देखकर वो लोग दंग रह जाती हैं। आखिर इस भिखारन के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि इसने इतना अच्छा घर बना लिया और सबको पार्टी भी दे रही है? कुछ तो गड़बड़ है, पता तो करना ही पड़ेगा। श्रुति चुपके से सिमरन को जादुई फ्रॉक से खाना मांगते हुए देख लेती है और वो समझ जाती है कि ये सब इस जादुई फ्रॉक की वजह से ही हो रहा है। इसका मतलब ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, बल्कि कोई जादुई फ्रॉक है। फिर श्रुति के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रात को चुपके से सिमरन के घर से उस जादुई फ्रॉक को चुरा कर अपने घर पर ले जाती है। अगले दिन जब श्रुति उस जादुई फ्रॉक को पहनती है, तो वो बिल्कुल बदसूरत हो जाती है। जब वो अपने आप को शीशे में देखती है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? ये क्या हो गया? फिर उस जादुई फ्रॉक से एक आवाज आती है, लालची लड़की, ये सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है। मैं एक जादुई फ्रॉक हूँ, तुमने मुझे चुरा लिया और अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा। इसी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए खराब फ्रॉक बन गया हूँ और मैं तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो जादुई फ्रॉक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे पहले जैसा कर दो, प्लीज। नहीं,
अब ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारी गलती की अब यही सजा है। इतना सुनकर श्रुति गुस्से से उस जादुई फ्रॉक को उतार देती है और उसे एक मैदान में ले जाकर उसमें आग लगा देती है और हमेशा के लिए बदसूरत बनकर रह जाती है। लेकिन उस जादुई फ्रॉक को कुछ भी नहीं होता और वो हवा में उड़ता हुआ सिमरन के घर पर वापस चला जाता है। अब सिमरन के पास आज सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, घर, और वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपना जीवन एक साथ गुजारने लगती हैं।